नमस्कार साथियों। आज हम बीएससी पार्ट तृतीय के सेकंड पेपर साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत साइटोलॉजी का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, साइटोलॉजी एंड सेलुलॉजी दोनों में वैसे क्या डिफरेंस है? दोस्तों, कोशिका विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिकीय संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका जीव विज्ञान यानी कि जिसमें कोशिकीय संरचना के साथ साथ कोशिका के विभिन्न कार्यों का अध्ययन किया जाता है उसे सेलुलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले सर्वप्रथम रॉबर्ट हॉक के द्वारा 1665 में कोशिका को देखा गया, कोशिका की खोज की गई, इसलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में मृत कोशिकाओं को खोजा था, मृत कोशिकाओं को उन्होंने देखा था। और सेल शब्द की यदि हम बात करें तो सेल शब्द भी जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा ही दिया गया था। लेकिन दोस्तों, जो साइटोलॉजी शब्द है वह हर्टविंग के द्वारा दिया गया था। सेल शब्द ग्रीक भाषा के एक सेल शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है छोटा खोखला स्थान यानी कि स्मॉल हॉलो स्पेस। यदि हम बात करें पादपों में जीवित कोशिकाओं को देखने की तो सर्वप्रथम मेलपे और ग्रीव के द्वारा जो है जीवित कोशिकाओं को प्लांट्स में ऑब्जर्व किया गया, देखा गया और उन्होंने उन्हें ब्लेडर्स और यूट्रिकल्स कहा। लेकिन यदि हम जंतुओं की बात करें तो जंतु कोशिका को सबसे पहले यानी कि लिविंग सेल को लियोन हुक के द्वारा देखा गया और उन्होंने उसे एनिमल कुले कहा। दोस्तों, यदि हम बात करें कि फादर ऑफ साइटोलॉजी तो सीपी स्वानसन को फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। लेकिन मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी की बात करें तो सीपी स्वानसन को कहा जाता है। और इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी की बात करें तो ए के शर्मा को कहा जाता है। वहीं सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी जो है हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद में आता है दोस्तों सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत जो है जर्मन के दो साइंटिस्ट थे जिसमें एम.जे. स्लाइडन जो कि जर्मन बोटेनिस्ट थे, उन्होंने 1938 में प्लांट्स के लिए, और टी स्वान यानी कि 1839 में एनिमल के लिए जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर के जो है कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी दी। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जो जीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कोशिका और कोशिका के जो उत्पाद होते हैं उनसे बने होते हैं। यानी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, सेल जो है एक संरचनात्मक यूनिट होती है और सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है पुरानी कोशिकाओं से होती है। रोडोल्फ विर्चो की यदि हम बात करें तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। दोस्तों, कार्ल नेगेली ने ये बताया कि पादपों में नई कोशिकाएं जो है पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। कोशिकाओं की लाइफ होती है, कोशिका जीवन रखती है और जीवों में सभी क्रियाएं जो है कोशिका की जो क्रियाएं होती है उन्हीं के द्वारा संपन्न होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोशिका जो है एक क्रियात्मक इकाई के रूप में काम करती है। साथ ही प्रत्येक कोशिका एक आनुवांशिकी की इकाई भी होती है। सेल इज हेरिडिटरी यूनिट। यदि हम जीन के बारे में कहें यानी कि फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी की यदि हम बात करें तो जीन को कहा जाता है। और सेल की यदि हम बात करें तो सेल जो है हेरिडिटी की यूनिट मानी जाती है। केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी की बात करें तो डीएनए को माना जाता है और इसके बारे में हर्शे और चेज के द्वारा T2 बैक्टीरियोफेज पर कार्य करते हुए बताया कि केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी के लिए डीएनए जिम्मेदार होता है और फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी के लिए जीन जिम्मेदार होता है। और ये बताया था सट्टन और बॉवेरी के द्वारा और इन्होंने ही आनुवंशिकता का जो है गुणसूत्र सिद्धांत भी दिया था। तो इस प्रकार से दोस्तों ये थी कोशिका विज्ञान से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियाँ। वैसे कोशिका की संरचना की जब हम बात करते हैं तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की जो परा संरचना होती है उसका अध्ययन जो है क्लाडे और पेलाडे के द्वारा किया गया था। दोस्तों, कोशिका की जो संरचना होती है उस कोशिका की संरचना में सबसे बाहर
जो आवरण पाए जाते हैं जिन्हें कोशिका आवरण कहा जाता है, यानी कि उन्हें सेल बाउंड्रीज कहा जाता है, उन सेल बाउंड्रीज में सबसे बाहर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में, बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है उसमें, कवक में जो कोशिका होती है उसके अंतर्गत ये प्रेजेंट होती है। लेकिन यदि हम बात करें जंतुओं में, तो जंतुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका जो झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक विशिष्ट प्रकार की संरचना उपस्थित होती है और उस संरचना को कहा जाता है ग्लाइकोकैलेक्स। तो ग्लाइकोकैलेक्स जो है एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, वहीं कोशिका भित्ति प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। दोस्तों यहीं पर यदि हम बात करें कोशिका भित्ति में, तो जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वह कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की यानी कि म्यूरिन की बनी हुई होती है, जिसमें दो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, उनके द्वारा ये बनी हुई होती है। वहीं दोस्तों यदि हम कवक की बात करें तो कवक में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और वह कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी हुई होती है। और साथ ही यदि हम बात करें प्लांट कोशिका की, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति की, तो उसमें कोशिका भित्ति जो है मेनली सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है और इसके साथ साथ जो है लिग्निन, सोवेरिन भी यहाँ पर पाया जाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है एक कवक की कोशिका भित्ति में, एक पादप की कोशिका भित्ति में और एक जीवाणु की कोशिका भित्ति में। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल की, जो कि क्लाडे और प्लाडे के द्वारा जो है ये विस्तृत अध्ययन किया गया था। इसमें सबसे बाहरी जो आवरण होता है जो कि कोशिका आवरण, कोशिका की जो बाउंड्रीज होती है वो कहलाती है, जिसमें कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है और ग्लाइकोकैलेक्स, इसका अध्ययन हम करेंगे आगे। इसके अलावा जो कोशिका के जो अन्य भाग होते हैं, जैसे कि एक साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस जो कोशिका के केंद्र में प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, और इस केंद्रक और सेल बाउंड्रीज के मध्य का जो पार्ट होता है जिसे कि साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इस साइटोप्लाज्म को भी दोस्तों उन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है। एक होता है हाइलोप्लाज्म यानी कि जिसे साइटोसोल कहा जाता है, और दूसरा होता है ट्रोपोप्लाज्म। दोस्तों जो भाग ट्रोपोप्लाज्म कहलाता है, उस ट्रोपोप्लाज्म के अंतर्गत हम लिविंग सेल ऑर्गेनेल्स और नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि हम पुनः ट्रोपोप्लाज्म को दो कैटेगरी में, दो भागों में विभक्त करके अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला आता है सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिका अंगक। दोस्तों ये जो कोशिका अंगक होते हैं ये मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि उपापचय रूप से सक्रिय कोशिका अंगक होते हैं। जबकि दूसरे जो नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स है, जिसे ड्यूटोप्लाज्म भी कहा जाता है या जिसके अंतर्गत वैक्यूल्स आती हैं, उसके अंतर्गत जो है नॉन लिविंग इंक्लूजन्स को सम्मिलित किया गया है। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसकी यदि हम बात करें तो उसमें भी पुनः दो भागों में उन्हें हम विभक्त कर सकते हैं, दो कैटेगरी में विभक्त कर सकते हैं। और वे जो दो कैटेगरी होगी, एक होता है जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है यानी कोशिका झिल्ली प्रेजेंट होती है, और दूसरा जिसमें झिल्लियाँ एब्सेंट होती है यानी कि मेम्ब्रेनलेस और मेम्ब्रेनस। दोस्तों पुनः जिसमें झिल्लियाँ प्रेजेंट होती है उसमें पुनः दो कैटेगरी आ जाती है। ऐसे कोशिका अंग जिनमें एकल झिल्ली प्रेजेंट होती है, ऐसे कोशिका अंग जिनमें डबल झिल्ली प्रेजेंट होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स की। तो सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और साथ ही लाइसोसोम, ये ऐसे कोशिका अंगक है जिनमें
सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके बाद में आता है डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का। दोस्तों, यदि हम बात करें किसी भी एक प्लांट सेल की, उस प्लांट सेल में जो लार्ज सेल ऑर्गेनेल्स होता है वह सबसे बड़ा जो कोशिका अंग होता है वह होता है क्लोरोप्लास्ट। और ये दोनों ही माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनके बाहर चारों तरफ जो है डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके बाद में आता है ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जिनमें कोशिका झिल्ली जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, वो एब्सेंट होती है, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे राइबोसोम का और सेंट्रोसोम का, यानी कि सेंट्रियोल का। उसके बाद में आता है नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स। इसमें ही पुनः 3 कैटेगरी में इन सभी को विभक्त किया गया है, जिसमें पहली कैटेगरी आती है कि संचित पदार्थ, यानी कि जो रिजर्व प्रोडक्ट्स की तरह यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट, फैट, वसा और तेल, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और दूसरा आता है उत्सर्जी पदार्थ, यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जिसके अंतर्गत अनेकों प्रकार के एल्केलॉइड्स, अनेकों प्रकार के जो एसेंशियल्स ऑयल्स होते हैं, अनेक प्रकार के गम, ग्लाइकोलाइड्स, लैक्टेस, ग्लाइकोसाइड लैक्टिक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड है, रेजिन, टैनिन और मिनरल कुछ क्रिस्टल, जो कि खनिज क्रिस्टल्स होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। और तीसरी कैटेगरी आती है दोस्तों, वो है सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, यानी कि स्रावी पदार्थ, जिसमें हम अध्ययन करेंगे नेक्टर्स का। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है कोशिका की जो संरचना है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, उसके अंतर्गत हम इन विभिन्न अंगों के बारे में एक एक करके विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अब आता है कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इन सेल ऑर्गेनेल्स के साथ साथ कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे कि प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो दोस्तों, किसी भी कोशिका, मैं यहाँ पर बात करूँगा पादप कोशिका की। एक पादप कोशिका की सबसे बाहरी जो आवरण होता है, जिसे कि सेल वॉल कहा जाता है, यदि उस सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाता है, तो उसके पश्चात बचा हुआ कोशिका का जो शेष भाग होता है उसे प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। यदि इस प्रोटोप्लास्ट में से सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पृथक कर दिया जाए, तो उसके पश्चात बचा हुआ जो शेष पार्ट होता है वह प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। सेल मेम्ब्रेन को रिमूव करने के बाद में शेष जो भाग बचा हुआ होता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म से यदि न्यूक्लियस को, यानी कि केंद्रक को यदि पृथक कर दिया जाए, निकाल दिया जाता है, तो उसके पश्चात जो शेष पार्ट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म के अंतर्गत सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। यदि इन सेल ऑर्गेनेल्स को पृथक कर दिया जाता है तो उसके पश्चात कोशिका का जो शेष भाग रहता है, उस शेष बचे हुए भाग को कहा जाता है साइटोसोल, यानी कि हाइलोप्लाज्म। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, इसमें प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है और साइटोप्लाज्म क्या होता है। थैंक यू दोस्तों।